एम्बेसडर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इजराइल तमाम टाइप के डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को रोंदता हुआ, चाहे वो किसी मुल्क के साथ अगर कोई सीक्रेट मुलाकात है उसको, चाहे वो किसी मुल्क के अंदर जो सीज फायर हुई है उसकी वायलेशंस को, चाहे गुफ्तगू चल रही है, डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हैं यूएसए और ईरान के अंदर, ईरान के ऊपर उस टाइम पर हमला करने, तमाम के तमाम नॉर्म्स को तोड़ता चला आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं नेतन्याहू साहब के जी हमारे इजराइल और यूएसए के बीच में जो वेज है वो क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान। सीबीएस न्यूज के अंदर खबर आती है, पता चलता है कि उसका ओनर कौन है, वो भी एक इजराइली अपॉलोजिस्ट मिलता है। सो एम्बेसडर साहब, कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, क्या इजराइल दोबारा से ऐसी फ्रेमिंग कर रहा है कि जंग दोबारा स्टार्ट हो जाए? जी बिल्कुल, मैं इस पे कह चुका हूं पहले भी कि देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तरफ से जाहिर है ब्लस्टर है, दूसरी तरफ से ब्रावाडो है, एक कोर्सिव डिप्लोमेसी चल रही है और उसमें लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हो रही उस तरह से जिस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं जो टर्म्स, और उसमें मेन इशू तो जाहिर है न्यूक्लियर है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहता रहा हूँ कि जी इसमें स्पॉइलर जो इजराइल है और वो उस वजह से इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि मिसकैलकुलेशन की तरफ मामला चला जाए, क्योंकि इजराइल को ये सूट करते। देखें 30 साल से नेतन्याहू इस कोशिश में था कि ये जंग हो, 90 से वो प्राइम मिनिस्टर था कुछ गैप्स के साथ, और बहुत मौकों पे ये कोशिश की, लेकिन बहुत से अमरीकी से दूर नहीं माने। प्रेसिडेंट ट्रंप में की फर्स्ट टर्म में भी कोशिश की, बात नहीं बनी। दूसरी ट्रंप में तो खैर ये टर्म शुरू होने से पहले ही मैंने कह दिया था कि इस टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल के लिए खासे आगे जाएंगे, और उसकी कुछ वजूहात भी थी जो मैंने बयान भी की थी उस वक्त, और वही हुआ। उसके बाद हमने देखा एक जंग, फिर दूसरी जंग। तो अब जब उनको ये मौका मिला है तो वो समझते हैं कि उनको ईरान की कैपेसिटी बिल्कुल ही डिग्रेड करनी है। देखिए वो ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ये कह भी चुके हैं कि 7 तरफ से ईरान ने हमें हमारे पे जो है ना एक थ्रेट क्रिएट किया हुआ था हमारे लिए। वो 7 अतराफ क्या थी? वो 4 मुल्क वो थे जहां पे वो समझते थे कि ईरान की सपोर्टेड हुकूमतें हैं, लेबनान में, यमन में, इराक में भी समझते हैं वो जो है, इसी तरह शाम में। तो वो शाम में तो खैर उन्होंने फिर बदल दी, लेबनान में उन्होंने देखे हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी डिग्रेड करने की कोशिश की, और वहां पे वो हिजबुल्लाह से बाला ही मुज़ाकरात भी इस वक्त करके चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को वहां पे उस सारे डिस्पेंसेशन में का असर खत्म किया जाए। फिर उन्होंने 3 ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस। तो ये 7 के ऊपर पिछले 2-3 साल से सिस्टमैटिकली वो उन्होंने हुकूमतें चेंज करने की कोशिश की, और कहीं कामयाब भी हुए। इन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही ज्यादा एक के बाद एक इनके पीछे गए, और बहुत ज्यादा इनकी कैपेसिटी जो उनसी है उसको भी खराब किया। और फिर मेन उनका ये था कि ईरान इटसेल्फ जो है कि जी ईरान क्योंकि इस रीजन में ये इन्ग्रेस किया हुआ है, इतना इन्फ्लुएंस है, तो उसको हमने जो है डिग्रेड करना है। अब ये जब मौका मिल गया उनको, तो वो समझते हैं कि अगर ये जंग जो है वक्त से पहले खत्म हो गई तो फिर तो वो मौका नहीं मिलेगा हमें मुफाहमत, इसलिए मुफाहमत उनको सूट नहीं करती। जबकि ये मुफाहमत अमेरिका को बिल्कुल सूट करती है इस वक्त, ये मुफाहमत ईरान को बिल्कुल सूट करती है इस वक्त, ये मुफाहमत सारे खलीजी ममालिक को बहुत सूट करती है, पूरी दुनिया को सूट करती है। तो इसलिए बिल्कुल इसराइल का रोल, और इसी क्योंकि इसराइल का रोल यह है, इसराइल की ख्वाहिश है कि ये बात यहाँ पे ना रुके, तो पाकिस्तान चूंकि मीडिएटर है, पाकिस्तान अमन की कोशिशों में सबसे इस वक्त आगे है, तो फिर वो सिस्टमैटिकली कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को भी डिस्क्रेडिट करें। तो इसलिए आपको फिर इस किस्म के बयानात नजर आते हैं। एम्बेसडर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स वेरी क्विकली, कि इस तरह का मामला अगर ये बड़ी फ्रेजाइल सी सीज फायर है, इसको स्पॉइल करने में कोई कामयाब हो जाता है, देन व्हाट? वेरी क्विकली प्लीज। देखिए अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो फिर तो देखिए दुनिया एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में आ जाएगी। न सिर्फ ईरान के लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक डेविस्टेशन होगी, अमेरिका के लिए भी उसका कॉस्ट बहुत होगा, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी। लेकिन सबसे बढ़ के खलीजी ममालिक जो हैं, क्योंकि देखें ईरान की तरफ से जब ये मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए थे तो 85% वहां पे गिरे थे, तो उनके लिए बहुत ही, और फिर उनके लिए कॉस्ट बढ़ेगा तो पूरी दुनिया के लिए बढ़ेगा, पाकिस्तान, चीन, साउथ कोरिया, जापान, पूरा एशिया जो है। और एक तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन यहाँ पे हो जाएगी, बाकी सारी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर अब ये जंग दोबारा से शुरू होती है तो सिर्फ सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होगी, कैपेसिटी तबाह होगी वहां पे गल्फ में, और उसके बहुत ही लॉन्ग टर्म असरात होंगे। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि देखें एक फूड क्राइसिस भी है इम्पेंडिंग इस वक्त, क्योंकि फर्टिलाइजर्स भी नहीं पहुंच रही वहां से दुनिया को। तो एक फूड क्राइसिस, एक एनर्जी क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर वो रिसेशन की तरफ जा सकती हैं चीजें,
پھر ریسیشن سے دیکھیں بات ڈپریشن اکنامک ڈپریشن کی طرف بھی جا Absolutely, سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی صورتحال ہوگی جو کسی کے لیے بھی بالکل بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے.